महाराष्ट्र में अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। यूं कह लीजिए कि एनसीपी दो पार हो गई है। ये भी कह सकते हैं कि एनसीपी खत्म हो गई है, क्योंकि अजित पवार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं और एनसीपी के पास तकरीबन 53 विधायक हैं कुल मिलाके, और इसमें से 40 विधायक अजित पवार कह रहे हैं कि उनके पास है। और ये पार्टी जो तोड़ने के लिए, या पार्टी समझिए कि अजित पवार अगर अपनी पार्टी कह लें कि हम ही एनसीपी हैं, जैसे कि एकनाथ शिंदे के केस में हुआ था, जब शिवसेना तोड़ के एकनाथ शिंदे का गुट अलग हो गया था और 40 विधायक उनके पास आ गए थे, तो नाम और निशान दोनों ही शिवसेना का एकनाथ शिंदे के पास चला गया और उद्धव ठाकरे को उद्धव गुट वाला हो गया, जो बचे कुछ लोग हैं वहां पे हैं। तो वैसा ही कुछ यहां भी दिख रहा है। हालांकि एनसीपी कह रही है कि अजित पवार के साथ सिर्फ 9 विधायक हैं। अब ये तो वक्त नहीं बताएगा कि एनसीपी के पास कितने, जो अजित पवार का जो गुट है उसके पास कितने विधायक हैं, और ये पूरा जो जिसको हम कह रहे हैं पवार प्ले या फिर पवार वर्सेस पवार वाला जो प्ले है, ये क्या इस बात का इशारा है कि विपक्षी एकता जो बनाने की कोशिश हो रही थी, जिसकी मीटिंग में पटना में अजित पवार भी गए हुए थे और वो किला धराशायी हो गया है और पता ही नहीं चला। बड़े बड़े दिग्गज जिनको चाणक्य कहा जाता था महाराष्ट्र की राजनीति का, उनको पता ही नहीं चला कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये कर्म का चक्र कह सकते हैं। कर्म का चक्र इसलिए कह रही हूं क्योंकि 1978 में जो वसंत दादा पाटिल की सरकार थी, उसको जिस तरह से शरद पवार ने गिराया था, खींचा था, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बन सके, उसका ही एक तरह से ये प्ले है, प्लेबैक, इसको रिवाइंड कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में जो लोग जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि चाणक्य का पता नहीं, पर शरद पवार की जो राजनीति है उसको जोड़ तोड़ की राजनीति कह सकते हैं। किसी भी तरह से सत्ता के साथ रहना है। अब उन्हें पता है कि उनकी जो पार्टी है वो एनसीपी अपने दम पे तो सरकार बना नहीं सकती, तो जिसके जो भी सत्ता में हो उसके साथ रह जाओ। आप देख लीजिए, वो जब बाला साहब ठाकरे थे तो उस समय बाला साहब ठाकरे के साथ में शरद पवार की व्यक्तिगत रूप से जो भी उनका इक्वेशन हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे शरद पवार के साथ के लिए क्या क्या कहते थे वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। उसके बाद उनके साथ भी हो गए, उद्धव ठाकरे के साथ में कांग्रेस से निकले थे ये कहते हुए कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और इसलिए उनके साथ नहीं रह सकते, और अपनी पार्टी बनाई और फिर उनके साथ ही जाके मिल गए, और इस तरह से किसी भी तरह से वो सत्ता के साथ रहते। और आज शरद पवार इतना जरूर समझते हैं कि जो एमवीए था, जो महाविकास आघाड़ी, जो उसमें जो घटक थे, उसमें उद्धव ठाकरे का पतन हो चुका है। कांग्रेस स्थिति में है नहीं महाराष्ट्र में कि किसी भी तत्काल समय में या आने वाले समय में वो अपने दम पे सरकार बना सके। तो एनसीपी के साथ सबसे बड़ा यही मौका था कि वो सरकार के शामिल हो जाए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शरद पवार का गेम भी हो सकता है। गेम इसलिए हो सकता है क्योंकि अजित पवार के साथ जो लोग गए हैं, जैसे छगन भुजबल हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, ये लोग माने जाते रहे कि शरद पवार के बड़े कट्टर समर्थक हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उधर की उधर हो जाए, फिर शरद पवार से हट नहीं सकते, और ये चले गए हैं अजित पवार के साथ। अब देखना ये होगा कि ये जो गठबंधन है जिसमें अजित पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फिर से बन गए हैं, इनका तीसरी बार का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप है, कितने दिन चलता है और कितना सुदृढ़ रहता है। भाजपा अभी एकदम मजबूत नजर आती है क्योंकि ना वो अब एकनाथ शिंदे पे निर्भर है और ना ही एनसीपी पे। वो दोनों का यह बैलेंसिंग एक्ट करके खुद की गाड़ी आगे बढ़ा सकती है। तो ये एक अच्छी बात है कि कोई किसी का गला पकड़ने की स्थिति में नहीं है। ये हुआ। और जहां तक अजित पवार ने सही किया गलत किया इसकी बात है, तो भाई जो भी उन्होंने सीखा है वो तो शरद पवार से ही सीखा है कि किसी भी तरह से सत्ता में रहो। अभी वो जिस तरह से पार्टी का विभाजन होना ही था, क्योंकि जिस तरह से पार्टी की कमान, और उसके बाद फिर ये बातें आई कि भाई पार्टी जो है वो सुप्रिया सुले को दे दी जाएगी और अजित पवार के हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। तो अजित पवार ने पहले राज ठाकरे का हश्र देखा था और वो जानते हैं कि मुझे किसी तरह से सत्ता में रहना है और तभी मेरी पकड़ भी होगी, कार्यकर्ता भी रहेंगे, पार्टी में भी शाख होगी, चाहे वो शरद पवार वाली ही पार्टी हो या कोई टूटा हुआ धड़ा हो उसके साथ में, लेकिन सत्ता में रहेंगे तभी कुछ है। वो तो शरद पवार से ही सीखा है उन्होंने। तो मुझे इसमें कुछ सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स में सब कुछ ग्रे होता है। नेता सत्ता में रहना चाहते हैं तभी वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, यही सत्य है। तो इसको आप शरद पवार का कर्म कह लीजिए, रिवाइंड बटन कह लीजिए, कर्म चक्र कह लीजिए, जो कह लीजिए, ठीक है।
दूसरा जो चीज हम इसमें देख रहे हैं कि शरद पवार का जो रिएक्शन है वो बड़ा ढीला ढीला सा है, मतलब इतना होने के बावजूद उन्होंने बस कहा ठीक है हम फिर से पार्टी बनाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, वगैरह वगैरह की बातें। ये भी बातें आई कि जैसे ही अजीत पवार जब शपथ ले रहे थे तो उस समय सुप्रिया सुले भी उनसे मिलने आई थी। अब एक बात बताइए कि जो व्यक्ति पार्टी तोड़ रहा हो उससे मिलने सुप्रिया सुले क्यों आएंगी? और रिएक्शन भी बड़ा ठंडा ठंडा है और कह रहे हैं कि भाई पार्टी में टूट हो सकती है, परिवार में कोई टूट नहीं है। तो ये तो वक्त बताएगा कि पिक्चर अभी बाकी है, कुछ तो जरूर है ऐसा जो अभी हमको दिख नहीं रहा। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्षी एकता की जो बात कही गई थी, जो पीडीए बना के ढिंढोरा पीटा गया था कि सब मजबूती से साथ खड़े हैं और सबने कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम है, एजेंडा है, वो तय कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। क्योंकि आप शरद पवार को देख लीजिए, वो थोड़े दिन पहले जो उनका इंटरव्यू आया था कि वो तब भी बात कर रहे थे भाजपा से जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ थे। आप अजीत पवार के स्टेटमेंट्स को देख लीजिए, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं उस मीटिंग में था, पटना वाली मीटिंग में, लेकिन उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं था, उस घटक का, उस एकता का कोई बेस नहीं है। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई नेता ही नहीं है, नेता की कतार लंबी खड़ी हुई है, राहुल गांधी बनेंगे कि केसीआर बनेंगे कि ममता दीदी बनेंगे कि केजरीवाल बनेंगे कि नीतीश कुमार बनेंगे, तो या फिर शरद पवार भी बनेंगे, तो नेता नहीं है। नैरेटिव क्या है आपका? नैरेटिव है कि भाई हमारे नेताओं को भाजपा पकड़ रही है, ईडी सीबीआई हमको अपने दफ्तर बुला रही है। ये इस नैरेटिव पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद कोई मॉडल स्टेट हो या फिर कोई ऐसी चीज की हो आपने जिससे कि पूरा देश एकजुट होकर आपको वोट दे दे, मुझे नहीं लगता। और राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं अभी, चाहे वो कर्नाटका हो या हिमाचल, तो खैर मतलब बहुत कम मार्जिन था, तो मैं हिमाचल को इतना बड़ा निर्णायक चीज नहीं मानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कर्नाटका को मानते तो कर्नाटका में तो ये बात जग जाहिर है कि वहां पे भाजपा की जो हार हुई वो लोकल इश्यूज और लोकल लीडर्स के वजह से हुई। वहां पे कहीं पे भी जो एक नेशन वाइड इशू या नेशनल फिगर की वजह से नहीं हुआ। इनफैक्ट मोदी के जो वोट पड़े वो मोदी के नाम पे पड़े, कोई और लोकल लीडर के नाम पे नहीं पड़े। और अगर वो भाजपा वो चीज अगर सॉर्ट आउट कर लेती है तो आपको लोकसभा के परिणाम अलग दिखेंगे। वैसे भी लोकसभा और राज्य का के परिणामों में अंतर हमको हमेशा दिखता रहा। आप राजस्थान के पिछले साल के चुनाव के नतीजे देख लीजिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, और उसके तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें से 25 में से 24 सीटें भाजपा लेके गई। तो अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? कि इसका मतलब ये भी है कि वोटर जो है परिपक्व है, वो जानता है कि राज्य में किसको लाना है और वो जानता है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। तो वहां मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती। तो ये तो हुआ है कि हिल गए हैं। और अभी ये खबर आ रही है कि बिहार में भी शायद ऐसा कुछ हो रहा है, जहां पे नीतीश कुमार अपने विधायकों से एक एक करके मिले, ये जानने की कोशिश की कि विधायकों में नाराजगी क्यों है। आरजेडी अपने विधायकों को टटोल रही है और भाजपा ये कह रही है कि इसमें भी फूट पड़नी है। और उसका रीजन जो है, जो कारण है, वो बहुत स्वाभाविक है। वो वही कारण है जिसके कारण एकनाथ शिंदे वाला घटक शिवसेना से अलग हुआ उद्धव ठाकरे वाले घटक से। क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो शिवसेना लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ, आपने सरकार उनके साथ बना ली। तो तब तक तो सरकार में जवाब, तब तक ठीक है भाई, जब तक जनता के पास नहीं जाना। लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आपको जनता के पास जाना होगा। अब जनता से आप क्या कहेंगे कि जिनके खिलाफ बोल बोल के आपने उनसे वोट लिए, अब उसके साथ आप मिल गए हैं, तो फिर आप वोट किस मुंह से मांगेंगे? और उसी जगह से, उसी स्थान से जहां से आप भी लड़े और एनसीपी वाले भी लड़े और कांग्रेस भी लड़ी, तो उनमें से तीनों में से किसको सीट मिलेगी? वो जबकि तीनों की एक सरकार में एक है। तो वैसी हालत आपको जेडीयू और आरजेडी में भी लगेगी। जो भी अभी गठबंधन में है, वो उस गठबंधन में आप देख लीजिए कि जेडीयू एनडीए के साथ लड़ी थी, तो वो आरजेडी के खिलाफ बोल के लड़ी और उसी के खिलाफ लोगों से वोट मांगे। तो अब जो कि जब दोनों साथ आ गए हैं, तो फिर अब अभी नेता किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? तो ऐसे में नेताओं में एक तरह से जो ये असंतोष है जेडीयू के नेताओं में, वो होना स्वाभाविक है। क्योंकि आरजेडी को कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि आरजेडी तो वैसे भी भाजपा के खिलाफ बोल के वोट लेती रही है, तो उसका स्टैंड क्लियर है, ये फंसी है जेडीयू। और इसीलिए मुझे ये लगता भी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये घोषणा भी कर दी है कि 2025 से जेडीयू का भी जो नेतृत्व है वो एक तरह से तेजस्वी यादव करेंगे, तो इससे ये भी कयास लगाया सकता है कि शायद जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, वो आरजेडी में विलीन हो जाए और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जब मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी का भविष्य भी डवाडोल है, तो कोई भी नेता उसमें क्यों रहना चाहेगा? ये साफ सी बात है। तो शायद जो बातें आ रही है कि बिहार में जो एकनाथ शिंदे होने वाला है, वो शायद सच भी हो, आप देख लेंगे कुछ दिनों में। और
लेकिन इससे सबसे बड़ा जो एक चीज कह सकते हैं वो ये कि इन सब में जो हवा बन रहा था विपक्षी एकता का और मोदी को हरा देंगे और सब लोग साथ आ जाएंगे, उसकी पोल एक बार फिर से खुल गई है। पहले भी पोल खुलती रही है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि राहुल गांधी गए थे तेलंगाना, अभी शायद तेलंगाना में ही है, वहां पर उन्होंने बीआरएस को बता दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब ये वही बीआरएस है जो भी पटना में पहुंचे थे प्राइवेट जेट से मंत्रणा करने की किस तरह से विपक्ष एकजुट हो। केजरीवाल लगातार कांग्रेस को गाली दे रहे हैं कि वो किस अधिनियम पे कांग्रेस का क्या, एलजी वाले स्टैंड पे क्या उनका कांग्रेस का स्टैंड है। कांग्रेस के प्रवक्ता केजरीवाल की पार्टी को गाली गलौज कर रहे हैं। अखिलेश यादव ममता दीदी के साथ खड़ी हैं। ममता दीदी कह रही है कि भाई तुम कांग्रेस, तुम बंगाल से हट जाओ। बिहार में आरजेडी कह रही है कि यहाँ पे कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो बिहार में वहां से हट जाओ। उसके बाद आप आइए ऐसे राज्यों में जहां पे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, वहां पे बीआरएस किसी भी हाल में कांग्रेस को टिकने नहीं देगी कि कांग्रेस ही उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। अभी यहाँ पे बीआरएस तेलंगाना में, वहां पे उनका ये नहीं चलने वाला है। स्टालिन ने किस तरह से राहुल गांधी को नाको चने चबा दिए थे पिछली बार सीट देने में, ये सबको पता है। अगर आपको पता नहीं तो गूगल कर सकते हैं। तो वहां भी कांग्रेस का नहीं चलने वाला, तो कांग्रेस लड़ेगी कहां से? 3 राज्यों में चला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और या फिर और सिर्फ कर्नाटका। तो ऐसे में 4 राज्यों में लड़के कांग्रेस कितने सीट ले लेगी और वहां पे कितनी ज्यादा राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी होगी कि लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। छवि बदलना अलग बात होती है, पर प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नहीं लगता कि लोग अभी भी राहुल गांधी को स्वीकार करने के मूड में हैं और या फिर वैसा एक कोई मत बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो समस्याएं राहुल गांधी के साथ थी वो अभी भी हैं। जैसे भ्रष्टाचार हो गया, कांग्रेस का भ्रष्टाचार अभी तक लोग भूले थोड़ी हैं, तो वो भी है। वो जो बातें भारत के खिलाफ जाके बाहर में कहते हैं वो भी बातें हैं। जो उनका बौद्धिक स्तर पे जो चीजें वो कह देते हैं वो सारी चीजें भी सामने हैं। और साथ ही साथ जो जिस तरह से एक तरह से खिंचम खींच है इस पूरे गठबंधन में, तो लोग देख चुके हैं किस तरह से जो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है वो देश के लिए खतरनाक होती है। उस समय हर एक नेता जो होता है, हर एक पार्टी अपना धड़ा और अपना फायदा सिर्फ देखता है, ना कि देश का फायदा। और उसके उसके जो प्रतिद्वंदी में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिन्होंने एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट डिलीवर की है, अपनी बातों को पूरा किया है। 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, यूसीसी की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है, बट मुझे लगता है कि उसको अगर आप अपना नजरिया बदल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने ये सब चीजें क्यों की। क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो बदलाव हुए उस पर कुछ प्रेशर भारत पे भी आए और भारत पे वो प्रेशर को करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी, ताकि हमारे घर में जो जर्मनी में हालत थी, जो ब्रिटेन में हालत थी, बिजली की, गैस की समस्याएं ना आए। खैर, अभी तो बात इतनी ही करके समाप्त करूंगी कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन क्लाइमैक्स सबको पता है। सबको पता है कि 2024 में चाहे जो हो जाए, आएगा तो मोदी ही। नमस्कार।